जुलाई के महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो था वो मंथ ऑन मंथ लेवल पे 15% के आसपास गिर गया। क्रूड ऑयल की वजह से जो रुपया है वो इस समय पे काफी ज्यादा झटके फेस कर रहा है और आज की डेट के अंदर 95.33 रुपया पर डॉलर के हिसाब से आ चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आरबीआई ने बोला है कि जो रेपो रेट कट है उसको थोड़ा पॉज किया जाएगा और जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है हमारे शेयर बाजार के अंदर। और बहुत कुछ है जानने के लिए, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा। काफी दिन के बाद मैं आपके साथ जुड़ा हूं और इसी वजह से जुड़ा हूं क्योंकि कुछ नई चीज हमें आज सीखने को मिलने वाली है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.45% आया था जुलाई के अंदर, जो कि इससे पहले वाले महीने मतलब जून के अंदर था 4.38% के आसपास। और जो फूड इन्फ्लेशन है वो पहुंच चुका है 5.52% के आसपास। मतलब ये जो मॉनसून है, ये जो रेन कम हुई है, इस वजह से जो महंगाई दर है ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब खाने पीने, आटा दाल चावल के जो रेट है इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एल नीनो का। इस साल इंडिया के अंदर एल नीनो आया जिस वजह से इंडिया के अंदर काफी भीषण गर्मी देखने को मिली। अब जो सीपीआई इंडेक्स बढ़ा हुआ है उसके अंदर जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी अभी सस्टेन कर रहा है। और आरबीआई ये कह रही है कि ये इस समय पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि सप्लाई साइड प्रॉब्लम चल रही है और फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं। अगर इस समय पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो एक बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। बैंक्स और एनबीएफसी जो कि इस समय पे इंडियन मार्केट को संभाले हुए हैं वो गिरते हुए दिख सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन भी कंपनीज ने लोन लिया होगा उनके लोन की ईएमआई एकदम से बढ़ जाएगी। इसी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं गया है लेकिन कम भी नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी बाजार के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जो एफएमसीजी के रॉ मटेरियल होते हैं उनके ऊपर मेन झटका देखने को मिल सकता है। मतलब क्या है, ईएमआई बढ़ सकती है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। जो ब्रेंट क्रूड है वो $88 पर बैरल के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है और जब लास्ट टाइम ये गिरावट आई थी तब $71 पर बैरल तक ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे ये गिर गए थे। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अनसर्टेनिटी है इस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये ज्यादातर ऊपर ही देखने को मिलते हैं। अगर $70 पर बैरल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल सस्टेन करता है तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट की तरह काम करता है इंडिया के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो एकदम से बढ़ जाता है। अगर $1 भी ऊपर नीचे होता तो हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर एक बड़ा झटका देखने को मिलता है। अब इंपोर्ट बिल पे क्यों झटका देखने को मिलता है? क्योंकि वो आपकी रिजर्व करेंसी नहीं है, रिजर्व करेंसी आपकी डॉलर है। आईएनआर के अंदर आप क्रूड नहीं मंगाते तो इसी वजह से ये एक बड़ा झटका दिखता है क्योंकि जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है ये कम होना शुरू हो जाता है। और जो क्रूड ऑयल का इंपैक्ट है वो हमारे रुपया के ऊपर देखने को मिल रहा है। 95.35 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले 96.88 तक पहुंच गया था। मतलब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2026 खत्म होते होते हो सकता है सेंचुरी लग जाए, मतलब $100 एक डॉलर के बराबर आ जाए। करेंसी वीक हो रही है हमारी इस वजह से क्योंकि डिमांड कम है। अब इस करेंसी को बचाने के लिए भी जो आरबीआई है वो डॉलर्स बेच रहा है मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर, जिससे वो डॉलर बेच करके रुपया खरीद रहा है ताकि जो रुपया है वो 100 तक ना पहुंच पाए। तो बीच बीच में आप देखोगे कि जो आईएनआर है वो ऊपर चढ़ जाता है फिर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि जो आरबीआई है वो आर्टिफिशियल डिमांड बिल्ड करता है। अब आर्टिफिशियल डिमांड क्या होती है इसके लिए आपको ग्लोबल मार्केट को समझना पड़ेगा। अब देखो जो ग्लोबल करेंसी है डॉलर वो हर एक देश को चाहिए, मतलब डिमांड हाई रहती है। जापान भी होल्ड करता है, कोरिया भी होल्ड करता है, इंडिया भी होल्ड करता है। लेकिन आईएनआर किसको चाहिए? आईएनआर किसी को नहीं चाहिए। आईएनआर उसको चाहिए जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब एफपीआई, एफआईआई। इसी के साथ साथ अगर कोई इंडिया के साथ ट्रेड करता है वो हमारा रुपया खरीदेगा तो जो डॉलर है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व में चला जाएगा और इसके बदले क्या होगा? इसके बदले रुपया स्ट्रांग होगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? एफआईआई बेच रहा है, इसी के साथ साथ हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, मतलब डॉलर भी बिक रहा है। इसी के साथ साथ हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं जिस वजह से रुपया गिर रहा है। और आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई कह रहा है कि भाई कोई तो आईएनआर खरीद नहीं रहा, तो एक काम करता हूं, मेरे पास जो डॉलर बचा है जो मेरे देश के वासियों ने कमाया है उसको बेच देता हूं और रुपया खरीद लेता हूं। इससे क्या होगा? रुपया की एक आर्टिफिशियल डिमांड होगी। क्यों? आरबीआई तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है ना, उसको रुपया की क्या जरूरत? उसको कोई जरूरत नहीं। लेकिन रुपया को बचाने के लिए वो डॉलर बेच रहा है, रुपया खरीद रहा है, जिससे बिल्कुल शॉर्ट टर्म में तो सस्टेन कर जाएगा रुपया कि 100 तक ना पहुंच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इसने गिरना ही है। ये माना ही जाता है ये पहुंच ही जाएगा 100 तक। स्टार्टिंग में 89 के आसपास था जब ये साल शुरू हुआ था और उम्मीद है कि 100 का नंबर पार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भाई करीब करीब 4-5% का फॉल हमें एक साल के अंदर देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। मतलब आपने 10% अगर गेन भी करा
स्टॉक मार्केट से, तो आप नेट नेट लॉस में ही रहे हो, क्योंकि 10% के बाद आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ रुपया डॉलर के टर्म्स में गिर गया तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी आपकी, शायद आपको नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। एएमएफआई का एक डेटा आता है जिसके अंदर यह बताया गया कि 31,961 करोड़ के आसपास जुलाई मंथ के अंदर एसआईपी हुआ, मतलब इनफ्लो आया। तो अगर हम सिर्फ इनफ्लो के लेवल पर देखें तो इनफ्लो तो हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, मतलब आप और मैं तो लगातार एसआईपी करते जा रहे हैं। ये वाला जो करेक्शन फेज चल रहा है इस समय पे लास्ट 2-2.5 साल से, इसके अंदर एक डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग नहीं रहे छोड़ करके, वो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह ही वो इस समय पे देख रहे हैं। लेकिन एक और पैटर्न वापस समझ आया कि जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के अंदर जो इनफ्लो है वो वापस से बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब लार्ज कैप में रिटर्न्स नहीं बन रहे, तो लार्ज कैप के अंदर इनफ्लो ऑब्वियसली ये नहीं आने वाला है, क्योंकि हम कहां देखते हैं जहां रिटर्न बन रहे हैं वहीं पे हम इन्वेस्ट करेंगे। मिड कैप के अंदर भी जो इनफ्लो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा, लेकिन जो स्मॉल कैप है उसके अंदर इनफ्लो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इससे बेसिकली हुआ क्या, इससे एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। इससे बड़ी दिक्कत यह आ जाती है कि सपोज करो आप म्यूचुअल फंड को 100 रुपए दे रहे हो और जो कंपनी की अर्निंग है वो 10 रुपए के आसपास है। अब म्यूचुअल फंड पूरा पैसा तो अपने पास नहीं रख सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा स्मॉल कैप कंपनियों को। तो अब जब स्मॉल कैप कंपनियों में वो पैसा जाएगा तो कंपनियां चाहें या ना चाहें उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। अब जब डिमांड बढ़ने लगेगी कंपनी की तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव क्यों हो गया, क्योंकि उनकी अर्निंग अच्छी थी, ईपीएस अच्छा था? नहीं, एक्सपेंसिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो आप और मैं हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड वाले स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। अब उनकी अर्निंग कम है लेकिन पीई जो है वो बढ़ जाएगा। अब इस सिचुएशन में या तो ईपीएस ग्रोथ आ जाए, मतलब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाए, तो जो पैसा आप डाल रहे हो वो सस्टेनेबल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन किसी भी रीजन से अगर ईपीएस नहीं बढ़ता तो इस सिचुएशन के अंदर एक थोड़ा सा बबल बनता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बबल है, बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो हमारी मार्केट ही इस समय फंसी हुई है। अब जब स्मॉल कैप चल रहा है तो ऑब्वियसली, जब फ्लेक्सी कैप चल रहा था तो फ्लेक्सी कैप में इनफ्लो बढ़ गया था, फिर मिड कैप चलने लगा, मिड कैप में इनफ्लो बढ़ने लग गया, अब स्मॉल कैप चल रहा है तो स्मॉल कैप में इनफ्लो बढ़ेगा। ये एक पैटर्न है, जो भी मार्केट का सेक्टर बढ़ता है वहां पर इनफ्लो बढ़ जाता है। लेकिन आप सिर्फ ऑल टाइम हाई पे खरीदोगे तो मेरे हिसाब से सही काम नहीं होगा। जब बाजार में करेक्शन दिखे शॉर्ट टर्म, तब वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब बाजार में रिकवरी आ जाए तो थोड़ा सा एसआईपी को कम कर लेना चाहिए। यह तरीका मेरे हिसाब से बढ़िया रहता है, मेरे लिए काम करता है। इसको कहते हैं बाइंग द डिप्स। अगर डिप मिल रहा है खरीदो, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो क्यों ही खरीदना, मार्केट कहीं नहीं जा रही, अभी तो कंसोलिडेट ही कर रही है। ठीक है, तो जो एसआईपी इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो इस समय पर डटे हुए हैं और वो इस पूरी की पूरी करेक्शन का फायदा उठाएंगे जैसे ही रैली आएगी। और जो कोने में बैठ करके देख रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी तब खरीदेंगे, उनका पहले भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं होगा, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। राइट, अब बात करते हैं एफआईआई की, क्योंकि एफआईआई ने कुछ इस महीने ऐसा करा है जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता और जिसको लेकर के ना हम काफी डरे हुए हैं। और उन्होंने कहां पे खरीदा ये भी डिस्कस करेंगे। तो काफी टाइम के बाद एफआईआई ने अप्रॉक्सीमेटली $2.12 बिलियन इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर डाला है जुलाई के महीने में। ये पूरी की पूरी मार्केट के अंदर नहीं हुआ, ये एशियन मार्केट ने तो सब्सटैंशियल आउटफ्लो विटनेस करा, क्योंकि जो एआई बबल आया उस वजह से क्या हुआ कि जो एशियाई मार्केट है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक इंडियन मार्केट से एफआईआई पैसा निकाल रहे थे, दूसरी जगह पैसा डाल रहे थे। कहां डाल रहे थे, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जैसे वियतनाम हो गया, ठीक है, क्यों डाल रहे थे, या फिर जैसे ताइवान हो गया, क्यों डाल रहे थे, ताइवान सेमीकंडक्टर बना रहा है, जो मेमोरी चिप्स हैं ये सारा सारा साउथ कोरिया बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं वियतनाम कर रहा है। तो इस वजह से जो सारा पैसा था, इवन इंडियन आईटी कंपनी से भी पैसा निकल करके इन सारे के सारे इंडेक्स के अंदर जाने लग गया, इन सारी सारी कंपनीज में जाने लग गया। जैसे एएमडी का रिजल्ट आया, एनवीडिया का रिजल्ट आया, फेसबुक मेटा का रिजल्ट आया, यहां पे एक चीज निकल के आई कि एक्सपेंडिचर एआई के ऊपर जितना हो रहा है उतना ज्यादा अर्निंग अभी नहीं आ रही ओपन एआई, क्लाउड और इन सारी कंपनी से। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई वो यूएस के इन्वेस्टर हैं या वो एशिया के इन्वेस्टर हैं या किसी और कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई अब ये बबल ना बन जाए, तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, इक्विटी मार्केट, जैसे आपने भी देखा होगा कॉस्पी इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, एनवीडिया के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, रेवेन्यूज कब आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे एनवीडिया होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, मुझे लगता है इन कंपनियों को तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी ये डिस्काउंट पे मिले अच्छी बाइंग ऑप्शन होता है हमारे लिए, क्योंकि इनके पास सिर्फ एआई नहीं है, इनके पास प्रोडक्ट्स है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या लगता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो है ये कोई रिप्लेस करने वाला है इतनी जल्दी, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी कम लगती है।
जैसे एप्पल है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका फोन कोई रिप्लेस कर देगा, प्रोबेबिलिटी कम लगती है। फेसबुक जिसके पास इंस्टाग्राम है, क्या उसको रिप्लेस कर देगा? गूगल क्या सर्च इंजन कोई रिप्लेस कर देगा? सर्च इंजन रिप्लेस कर देगा। अब जेमिनाई लोग यूज करना शुरू कर चुके हैं, है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी कम है कि इनका बिजनेस मरेगा। हाँ, एआई की वजह से हो सकता है जितना ग्रोथ उम्मीद थी उससे थोड़ी सी कम आ जाए, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं यूएस के अंदर जो कि मेरे हिसाब से टू बिग टू फेल वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हाँ, तो एआई की वजह से जो रिसेंट छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिला पूरी की पूरी मार्केट में, तो उससे इंडियन मार्केट को थोड़ा सा फायदा हुआ। कैसे? पहली बार आईटी सेक्टर में आ गए 2026 में, और इन्होंने इन्वेस्ट करा करीब 3,358 करोड़ रुपीस जुलाई के महीने में, और उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल और हेल्थ केयर स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया। तो ये मेजर इनफ्लो वाले सेक्टर रहे एफपीआई, मतलब एफआईआई का पैसा जहां पर आया। अब इसको देख करके भी लोग एक गलत अनुमान लगा लेते हैं कि क्या ये बुल रन का सिग्नल हो गया, बुल रन हो गया, एफआईआई आ गया। नहीं, ये बुल रन का सिग्नल नहीं है। देखो, एफआईआई एलोकेट करते हैं अपना पैसा। सपोज करो, आज की डेट में एग्जांपल देता हूं, हम कह रहे हैं स्मॉल कैप में हम अपना पैसा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं भाई? क्योंकि स्मॉल कैप चल रहा है। तो एफआईआई भी ऐसा होता है, जो चल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब जब गिरता है तब उन्हें समझ आता है भाई थोड़ा ज्यादा हो गया, एलोकेट करते हैं, रीएलोकेट करते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो एआई बेट का कॉन्ट्रेरियन बेट कौन सा है? इंडियन आईटी सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर एआई किसी की वजह से उतना नहीं चला, प्रोडक्टिव नहीं हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, तो इंडियन आईटी सेक्टर में वापस से डिमांड आ जाएगी। तो ये एक हेजिंग की तरह काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक बड़े बुल रन का अर्ली सिग्नल है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, एक हेज की तरह काम कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सो नेट नेट अगर मैं इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं अगले 2 से 3 मिनट के अंदर, तो सिंपल सी बात ये है, बाजार वॉलेटाइल है, स्मॉल कैप एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर वहां जा रहा है। सिंपल सा एक नियम मैं मानता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए जब मैं वीडियो बनाता हूं, नहीं बनाता। सिंपल सी बात है, बाय द डिप। जब जब बाजार गिरे बाय करो, बाजार ऊपर जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो, बाजार गिरे खरीदो, बाजार ऊपर जाए थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक का मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए हमने इन्वेस्ट करे हैं तो पूरे 100 रुपए बेच दिए, नहीं, ऊपर जा रहा है 20 रुपए 30 रुपए बेचो, प्रॉफिट आपकी जेब में आना चाहिए, पैसा आपका बनते रहना चाहिए। इसका फायदा होता है शॉर्ट टर्म इवन लॉन्ग टर्म के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी भी सस्टेन करेगी, ग्रो करेगी। एफआईआई को भी लग रहा है कि भाई इंडिया में कुछ हो सकता है वापस से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुल रन आने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इकोनॉमी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इंडिया के लेवल पे भी करना है, बाहर के लेवल पर भी करना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी करना है। सिर्फ इंडिया पोर्टफोलियो बनाओगे तो रिस्की रहेगा। करेंसी रिस्क हम देख रहे हैं, हमारी करेंसी अगर 5-7-10% से डी वैल्यू हो जाएगी एक साल के अंदर तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। रिटायरमेंट जो सोच रहे थे कि भाई मैं 2 करोड़ 3 करोड़ के साथ रिटायर हो जाऊंगा, उनका जो रिटायरमेंट नंबर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा तेजी से गिरती जा रही। तो ये कुछ मोटा मोटा मेरे तरफ से है कि भाई आज आपको लेके जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।